चौपाल गॉसिप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इमरान। हर बार हमारे वीडियो में किसी नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे साथ है सीनियर आईपीएस जगदीश चंद्र शर्मा जी। उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे जानते हैं उनके सफ़रनामे के बारे में। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस तरह आपका बचपन रहा सर? देखिए इमरान जी, हर व्यक्ति के जीवन का जो महत्वपूर्ण पक्ष होता है वो बचपन होता है जी। एक ऐसे परिवार से मेरा ताल्लुक़ रहा जो गांव में रहा, खेती किसानी से जुड़ा हुआ रहा और एक सामान्य स्थिति का परिवार रहा जहां मेरा जन्म हुआ। जयपुर ज़िले में तुंगा ग्राम है जो ऐतिहासिक गांव है। 28 जुलाई सन 1787 को महाजी सिंधिया और जयपुर और जोधपुर की सेना के बीच में हमारे गांव में युद्ध हुआ जो तुंगा युद्ध के नाम से जाना जाता है। और उसमें पहली बार मराठों को उसमें एक तरह से पराजय का सामना करना पड़ा और जयपुर और जोधपुर की संयुक्त सेना उन पर भारी पड़ी। आज भी हमारे गांव में उस युद्ध स्थल के कुछ अवशेष मिलते रहते हैं। उस गांव में जन्म हुआ। हमारे गांव में उस समय बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। सरकारी स्कूल थी, वहीं हमने पढ़ाई लिखाई की और उस समय कोई कोचिंग नहीं, कोई एक्स्ट्रा अध्ययन नहीं। जो भी पढ़ाई सेल्फ अध्ययन के रूप में, सेल्फ स्टडी के रूप में हम लोग करते थे, उसी का नतीजा हम सबको मिलता था। और उसके लिए हमने एक टीम बनाई थी हमारे 3-4 मित्रों की, जो हम एक जगह पढ़ के स्कूल के बाद, हमारी एक दुकान थी मेरे गांव में जिसमें उस समय लाइट नहीं थी, लेकिन हमने लैंप की रोशनी में 3-4 दोस्तों ने मिलकर पढ़ाई की। आपस में विभिन्न विषयों पे हम विचार विमर्श करते थे, डिस्कस करते थे और अपना ज्ञान बढ़ाते थे। और उसी का परिणाम है कि हम चारों अलग अलग क्षेत्र में हैं, लेकिन चारों अच्छे पदों पर हैं और अपना एक तरह से कैरियर हमने बनाया है। लेकिन विशेष रूप से जो गांव का उस समय का माहौल था और पढ़ाई के प्रति, अच्छे संस्कारों के प्रति जो जुनून था, वो आज देखने को नहीं मिलता है। तो मैं सारा श्रेय उस माहौल को, उस वातावरण को, उस ग्रामीण पृष्ठभूमि को, हमारे सारे टीचर्स को, स्कूल के माहौल को और परिवार के माहौल को देता हूँ, जो उस समय केवल बच्चों को केवल अच्छे संस्कारों के प्रति प्रेरित करना और पढ़ाई के प्रति प्रेरित करना। आप छोटे से गांव से हैं सर? जी। पिता क्या करते थे आपके? मेरे पिताजी, मैं आपको बताऊँ इमरान जी, आजकल हर बच्चों को अपने पेरेंट्स से, माँ बाप से, परिवार से काफ़ी गाइडेंस मिलती है, सहायता भी मिलती है। मेरे पिताजी खुद पढ़े लिखे नहीं थे, न माताजी पढ़ी लिखी थी। और मेरे पिताजी मेरी उसी स्कूल में जहाँ मैं पढ़ा, उसमें स्कूल में चपरासी थे, 4th क्लास, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि आज तो विभिन्न स्कूलों में बच्चों को पीने के पानी के लिए जलदाय योजना के तहत विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं, वाटर कूलर भी है जी। उस समय जब हमारे पिताजी स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, तो स्कूल से करीब आधा किलोमीटर दूर से 2 बड़ी बड़ी बाल्टियों से कुएं से पानी खींचना और एक लकड़ी की कावड़ होती थी जी। उस कावड़ से उन दोनों भरी हुई बाल्टियों को अपने कंधे पे लाद कर स्कूल तक लाना। स्कूल में जो पानी की टंकी है उससे उस बाल्टियों को भरना, मतलब बाल्टियों से टंकी को भरना और फिर रामझारे से बच्चों को दिन भर पानी पिलाना। तो वो जो दृश्य हमने उसी स्कूल में पढ़ के 6ठी क्लास से लेकर 11th क्लास तक जो मैंने देखा, मेरे पिताजी की मेहनत, उनका समर्पण अपनी सेवा के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति, वो मेरे लिए सबसे बड़ा संबल बना। मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम योगदान जो मेरे लिए प्रेरणा बनी वो मेरे माता पिता की बनी, जिसकी वजह से आज मैं इस पद पे हूँ। स्ट्रगल बड़ा ज़बरदस्त रहा होगा सर आपका? तो उस समय मैं आपको कहना यही चाह रहा था कि मेरे पिताजी ऐसी स्थिति में भी नहीं थे कि मुझे किसी तरह गाइड करे, मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आगे क्या करना है। उसके बावजूद भी हमारे माता पिता की जो मेहनत और समर्पण था, जिस रूप में भी अपना जीवन जी रहे थे, उनका संदेश ही मेरे लिए पर्याप्त था। उनके बिना गाइड किए मैं गाइड हो गया। हाँ, मुझे कुछ बनना है, जो मेरे पिताजी की स्थिति में देखता था। अच्छा, उससे मुझे प्रेरणा मिली, ताकत मिली कि मुझे आज हमारे पिताजी की जो स्थिति है और जिन परिस्थितियों में हम कुल 6 बहन भाई थे, 2 भाई हम 4 बहनें, उनको किस तरह इन्होंने पाला पोसा है, पढ़ाया है। तो इस स्थिति
से उभरने के लिए मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, ताकि मैं मेरे पिताजी का नाम रोशन कर सकूं और इस परिवार की स्थिति को सुधार सकूं। पिता के स्ट्रगल को आपने देखा, वहाँ से आपको मोटिवेशन मिला, हाथ भी उठा देते आप उनका? बिल्कुल, निश्चित रूप से। उस समय जब स्कूलिंग में हम पढ़ते थे, छोटे मोटे काम जो खेती बाड़ी से संबंधित थे, घर से संबंधित थे, वो सारे काम भी मैं पिताजी का हाथ बटाता था। परिवार में सभी बहन भाई मिलकर के हम काम करते थे। और उस समय हमें ये कतई मतलब शर्म महसूस नहीं होती थी कि साहब मुझे छोटा काम करना पड़ रहा है, बाज़ार से सब्ज़ी लानी पड़ रही है, या खेती में छोटा मोटा, जैसे इवन चारे के और अपने भूसे के जो गट्ठर हैं वो भी सर पे लाद के हम लाते थे, खेतों से अपने घर तक लाते थे। तो हर बच्चे का जो भी परिवार में उसका योगदान होना चाहिए वो हमने दिया है। कितने भाई बहन हो सर आप लोग? हाँ, मेरे से बड़ी 3 बहनें और एक छोटी बहन है। कुल हम 2 भाई हैं, एक मेरा छोटा भाई है। पुलिस सेवा में आप ही हो और बाकी सब? आप की जानकारी के लिए मैं बताऊं कि मेरी जो बड़ी बहनें हैं वो सामान्य रूप से 4वीं-5वीं क्लास तक पढ़ी हुई हैं, क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी कि बहुत जल्दी शादियाँ हो जाती थी। जी जी। और स्कूल लेवल पर 4वीं-5वीं क्लास तक पढ़ने के बाद करीब 18-19 साल की एज में सबकी शादी हो गई। एक मेरी बहन जो मेरी छोटी है वो थोड़ी 10वीं क्लास तक पढ़ी हुई है। छोटा भाई है वो, उसने MSc PhD किया है और वो आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पे कार्यरत है, यानी वो भी गजेटेड पोस्ट पे कार्यरत है। तुंगा स्कूल के बाद हायर एजुकेशन के लिए आप कहाँ गए? तुंगा स्कूल में हायर सेकेंडरी करने के बाद, सीनियर सेकेंडरी उस समय नहीं थी, हायर सेकेंडरी हुआ करती थी जी। उसके बाद मैंने जयपुर कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया। किराए का कमरा लेके एक मेरा मित्र था सैनी समाज से, हम दोनों किराए से रहते थे कॉमर्स कॉलेज के पास ही, टोंक फाटक इलाके में जयपुर। और कॉमर्स कॉलेज से हमने BCom किया। आज के बच्चे उस परिस्थिति में शायद नहीं रह पाए हैं। किराए का कमरा लेके हम दोनों दोस्त मिल कर के अपने हाथों से खाना बनाते, वो भी स्टोव पर, कोयले की सिगड़ी पर। क्या बात है। कोई गैस नहीं, कोई ऐसे साधन नहीं। कोयला भी हम गांव से लाते थे। यहाँ महंगा मिलता था कोयला? कोयला गांव से लाते थे, ट्रेन में रख करके जैसे तैसे लाते, कभी वो लाता कभी मैं लाता। स्टोव के लिए केरोसिन हम गांव से लाते थे। तो हमने मिल के पढ़ाई की। राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो कॉमर्स कॉलेज है वहाँ से BCom किया 1985 में जी। उसी बीच में क्या होता है कि चूँकि मेरे से 3 बड़ी बहनों की शादी हो गई, उस समय मैं सेकेंड ईयर BCom कर चुका था, 3rd ईयर में मेरा एडमिशन हुआ था। तो हमारे परिवार को चूँकि माताजी बीमार रहने लग गई थी तो बहू की आवश्यकता महसूस हुई जी। तो उस समय जो आज का सिस्टम है कि साहब बच्चा या बच्ची की शादी करने के लिए उसकी राय ली जाती हो, ऐसा सिस्टम नहीं था। और हमारे पिताजी ने एक रिश्ता आया अच्छा, और उसके लिए हाँ कर दी, हाँ ठीक हम शादी करेंगे, कर लेंगे। हमें तो जानकारी, मुझे तो उस समय मिली जब रिश्ता फाइनल हो गया। लड़की देखना तो दूर की बात है। पिताजी ने कहा भाई हमने तेरी शादी तय कर दी है और इसी साल शादी करेंगे। ये 1984 की बात है। अच्छा। जब मैं 3rd ईयर में मेरा एडमिशन हुआ ही था जी। तो मैंने कहा ठीक है। मतलब उस समय हमारे माता पिता का जो भी आदेश था वो भी हमारे लिए खुशी का कारण बनता था। मेरे दिल में कहीं ये भाव नहीं आया कि अगर मेरी शादी हो गई तो मैं आगे पढ़ पाऊँगा या नहीं पढ़ पाऊँगा, मेरे कैरियर का क्या होगा। जी। मैंने उसको बहुत ही सहज और उल्लास के साथ लिया जी। और अपने माता पिता की आज्ञा मान के और अपनी सहमति दी, ठीक है मैं शादी के लिए तैयार। उसी साल 24 नवंबर 1984 को मेरी शादी हो गई। पढ़ते पढ़ते 3rd ईयर में यहाँ रेगुलर मेरी पढ़ाई चल रही थी जी। और जो मेरी पत्नी धर्मपत्नी बन के आई वो भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, 10वीं पास है। लेकिन जो मेरे परिवार की रिक्वायरमेंट थी या जिस तरह की लड़की मैं सोचता था तत्कालीन परिस्थितियों में जी, वो वैसी लड़की मुझे मिली। अच्छा, परिवार को साथ लेके चले? परिवार को साथ लेके चले, आप समझ गए। जी। हमारे परिवार में आज भी जॉइंट फैमिली कल्चर है, हम दोनों भाई साथ रहते हैं। उस समय भी जॉइंट फैमिली कल्चर थी। जी। तो उस परिवार के लिए एक बहू बन के रहे ऐसी लड़की, यद्यपि हमने उसकी इच्छाओं को कभी घुटने नहीं दिया। अगर वो आगे पढ़ने के लिए मैंने उसको प्रोत्साहित किया, लेकिन परिवार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते तो नहीं पढ़ पाई। और उसने एक ही बात मुझे कही
कि अब मैं आपकी गृहस्थी की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, परिवार की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, आपको आगे पढ़ना है तो मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगी। और वही मेरे लिए सबसे बड़ा संबल बना। क्या बात है। आप ताज्जुब करेंगे कि मेरी शादी 1984 में हुई और शादी के जस्ट बाद 8 दिन बाद मेरी टेलीफोन विभाग, उस समय दूरसंचार विभाग होता था भारत सरकार में, उसमें अस्थायी रूप से नौकरी लग गई, कार्यालय असिस्टेंट के रूप में, शादी के जस्ट 8 दिन बाद ही। तो हमें महसूस हुआ कि शायद शादी हमारे लिए लकी साबित हुई। उसके बाद उसमें नौकरी भी हम करते रहे। बीकॉम मैंने फाइनल किया, हमने डिग्री प्राप्त की अच्छे फर्स्ट डिवीज़न के साथ, और फिर एमकॉम में एडमिशन लिया। संयोग से नौकरी पोस्टिंग मेरी जयपुर में हुई। तो हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग क्लासेस में रेगुलर स्टूडेंट के रूप में मैंने पढ़ाई की है। एमकॉम किया, फिर एमफिल किया कंटिन्यूएशन में जी। और चूँकि घर में बड़ा था, सिस्टर अपने ससुराल जा चुकी थी, तो परिवार को भी हर सप्ताह संभालने के लिए मुझे गाँव जाना पड़ता था। माता पिता की दवाई और घर की समस्याएं हैं, पत्नी को भी संबल प्रदान करना है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वीकली गांव जाना, 1 दिन 2 दिन वहाँ रुकना, 1 दिन रुकना संडे को, फिर वापस आना और अपनी पढ़ाई करना, नौकरी करना। ये मेरा 9 साल सिलसिला चला। फिर 2 साल बाद उस विभाग में मैं रेगुलर, मेरा एक तरह से अपॉइंटमेंट हो गया जी। और करीब 7 साल उसमें रेगुलर मैंने नौकरी करी। और शादी के और इस बीच में वो नौकरी करते करते जो मेरा सपना था कि मुझे कुछ बनना है, कुछ ऐसी सेवा में जाना है जिससे मैं समाज की भी सेवा कर सकूं और अपने परिवार को भी उत्थान कर सकूं, उस दृष्टि से मैंने कंपटीशन देना शुरू किया। और शादी के 10 साल बाद 1994 में मेरे बच्चे भी पैदा हो चुके थे उस समय, तब मेरा आरपीएस में सिलेक्शन हुआ। और सिलेक्शन भी मतलब राजस्थान में उस समय मेरी 23rd रैंक थी जी। रिटर्न में तो और भी अच्छे नंबर थे, लेकिन ओवरऑल मेरी 23rd रैंक थी। और आरपीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरी खुद की पारिवारिक परिस्थिति या शारीरिक परिस्थिति भी मुझे इस तरह अलाउ नहीं करती थी। तो एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पुलिस सर्विसेज में नहीं जाऊंगा। कहाँ फंस गए। माताजी पिताजी ने भी थोड़ा सा हतोत्साहित किया कि नहीं, पुलिस सर्विसेज में नहीं। और उसी का परिणाम था कि पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद भी प्रॉपर आरएएस में आने के लिए मैंने दोबारा परीक्षा दी और दोबारा इंटरव्यू दिया, और उम्मीद थी कि मेरा प्रॉपर आरएएस में हो जाएगा। उसके बाद उस साल पहली बार आरएएस के मेंस एग्ज़ाम में रिटर्न में जो हमें रो मार्क्स मिले, जो एक्चुअल मार्क्स मिले, वो कोई स्केलिंग सिस्टम की वजह से हमारे कम हो गए। स्केलिंग सिस्टम लागू होने की वजह से किसी के बढ़ गए, किसी के घट गए, तो मेरे को जो मार्क्स मिले वो कम हो गए। इस वजह से मेरा प्रॉपर आरएएस में नहीं आया। उस समय फिर हमने ये सोचा कि शायद ईश्वर को यही मंजूर है कि मुझे पुलिस सर्विसेज में ही रहना है। और वो ईश्वर का आशीर्वाद आज भी फलीभूत होते मैं देख रहा हूँ कि वास्तव में शायद इस सर्विस में रहने के बाद मुझे ज़्यादा आत्मसंतुष्टि मिली जी। और मैं ज़्यादा संतुष्ट हूँ। बात मैं कहना चाहूँगा, तुंगा से जयपुर आने के बाद जो आपकी अस्थायी सर्विस लगी, उससे पहले कैसे मैनेज किया करते थे आप? क्योंकि आर्थिक प्रॉब्लम तो जयपुर शहर में रही होगी, आप छोटे से गांव से। आप देखिए कि उस समय किसी तरह का हमको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने के लिए न तो हमें इस तरह की कहीं सीख मिली थी, न तो ऐसी कोई कंपनी थी हमारी, न हमारी पारिवारिक परिस्थिति हमको अलाउ करती थी। इवन हमारा खर्च चलाने के लिए भी सोच समझ के पैसे मांगने पड़ते थे। और उन सब चीज़ों से बचने के लिए या अपना खर्च निकालने के लिए मैंने फर्स्ट ईयर में ही यहाँ जयपुर में हमारे पड़ोस में जहाँ मैं रहता था वहाँ पता करके 1-2 छोटे स्कूल के बच्चे ढूंढे, उनको मैं ट्यूशन पढ़ाता था। और उस समय एक बच्चे को कोई 20-25 रुपये महीना मिलता था, लेकिन वो भी पर्याप्त राशि होती थी और उससे हम हमारा खर्चा निकाल लेते थे और घर वालों को उसके लिए परेशान नहीं करते थे। ताजुब करोगे आप कि पूरे स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक मैंने कभी किताब के लिए या ड्रेस के लिए या स्टेशनरी के लिए कभी मेरे पिताजी से एक पैसा नहीं लिया। सब आपने मैनेज किया, ट्यूशन पढ़ा दिया। किताबें ज़्यादातर हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे। कभी एक बुक बैंक हुआ करता था जहाँ से किताबें मिल जाती थी, कुछ दोस्तों से उधार लेके पढ़ लेते थे। और
इवन जो स्टेशनरी की कॉपी भी हमको एक बार मान लो हमने खरीद ली तो उसका एक एक पन्ने का उपयोग हो, तो कॉपी जब तक पूरी नहीं भरेगी तब तक हम उसको नहीं छोड़ते थे, चाहे वो दूसरी साल काम में आए चाहे तीसरी साल काम में आए। तो इस तरह से हमारा खर्चा चलाया और हमारे परिवार को ये लगा कि हाँ ये बच्चा कुछ कर सकता है, इसलिए उन्होंने भी हमारा हौसला बढ़ाया। वो हमसे चला के कहते थे, मेरी माँ विशेष रूप से कहती थी तेरे को खर्चा चाहिए और तो ले जा। मैं कहता माँ नहीं, मैं इतना कमा लेता हूँ। परिवार में किन के ज़्यादा करीब थे सर, माँ या? देखो परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर परिवार भाव से रहता है जी, तो वो ऐसे तुलना नहीं कर सकता कि मैं मेरे लिए माँ महत्वपूर्ण है या पिताजी महत्वपूर्ण है या मैं उनके ज़्यादा करीब हूँ। मैं परिवार के सभी सदस्यों के निकट रहा और ये एक सामान्य सी बात है कि कोई भी बच्चा, कोई भी बेटा, कोई भी बेटी पिता की तुलना में माँ के करीब ज़्यादा रहता है। कोई भी बात सही तरीके से कह सकता है। हाँ, और पिता से जितना लाड प्यार मिला, माताजी से लाड प्यार के साथ साथ डांट और फटकार और पिटाई भी मिली, तो वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रही। जहाँ भी छोटी मोटी गलती होती या कोई पिटाई का क्या कोई कौन सी हरकतें आप कर देते थे? पिटाई कई बार जैसे बहन भाइयों में झगड़ा हो गया छोटी सी बात को लेके, तो मेरी माँ विशेष रूप से, मैं आज भी उसकी तारीफ़ करता हूँ, कभी मेरा पक्ष नहीं लिया। बहन भाइयों के झगड़े में मेरी बहन का पक्ष लिया, मेरा पक्ष नहीं लिया। तो उस बात से मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और समाज में हो ही रहा है कि बच्चा अगर गलती करता है तो माँ बाप उसको इग्नोर करते हैं जी, और बेटी जरा सी भी उस पर 50 प्रतिबंध लगाने का हम प्रयास करते हैं कि तू यहाँ नहीं जाएगी, वहाँ नहीं जाएगी, उससे बात नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। तो आज़ादी सबके लिए बराबर है, लेकिन उन पर वाच रखना और उनको गलत दिशा में जाने से रोकना ये प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य है। और ये बात हमारे माता पिता ने बखूबी समझी, हमने भी उस बात को समझा कि इस दृष्टि से उनकी आशाओं पे, अपेक्षाओं पे हम खरे उतरे। आरपीएस में पहली पोस्टिंग कहाँ थी सर आपकी? 1994 में 2 साल की प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद पहली पोस्टिंग सीओ या डीवाईएसपी के रूप में मेरी हिंडौन सर्किल में हुई। वर्तमान में जो करौली ज़िले में हिंडौन सर्किल है, अब तो उसके 2 टुकड़े हो गए, अलग अलग डीवाईएसपी टोडा भी अलग बैठने लग गया। उस समय मेरे समय 6 थाने हुआ करते थे। तो पहली पोस्टिंग हिंडौन रही सीओ के रूप में जी। उसके जस्ट बाद करीब 1.5 साल बाद मेरी दूसरी पोस्टिंग यहाँ जयपुर सीओ आदर्श नगर के रूप में रही। फिर सीओ ट्रैफिक जयपुर में रही, कुछ पीरियड सीआईडीसीबी में रहा। उसके बाद फिर मेरा सीओ 12 डिस्ट्रिक्ट में एक सावा सर्किल है वहाँ रही। फिर मैं आरएसी में असिस्टेंट कमांडेंट रहा धौलपुर। उसके बाद सीओ बांदीकुई रहा। उसके बाद सीओ दौसा रहा। उसके बाद सीओ निवाई रहा और निवाई से फिर मेरा प्रमोशन एडिशनल एसपी के रूप में हो गया 2005 में 2005 में। एडिशनल एसपी बनने के बाद 2 साल तक नॉन फील्ड पोस्टिंग में यहाँ एडिशनल एसपी क्राइम एंड विजिलेंस जयपुर रेंज में रहा जी। उसके बाद एडिशनल एसपी अजमेर ग्रामीण रहा। उसके बाद एडिशनल एसपी इंटेलिजेंस जयपुर रहा। फिर एडिशनल एसपी दौसा रहा। उसके बाद फिर एडिशनल एसपी जयपुर डिस्कॉम में रहा मैं लंबे समय, करीब 3.5 साल। एडिशनल एसपी विजिलेंस जयपुर डिस्कॉम जी, JBVNL जिसके नाम से जानता है। उसके बाद फिर मेरा जेडो उदयपुर हुआ इंटेलिजेंस में, फिर CIDCB में जयपुर, फिर मेरा एडिशनल एसपी जयपुर नगर निगम में जी, एडिशनल एसपी विजिलेंस जयपुर नगर निगम में रहा। और वहीं मेरा ज्वाइन करते ही 2 दिन बाद ही मेरा IPS में प्रमोशन हो गया 2014 में। यानी मैं RPS के रूप में इंक्लूडिंग माई प्रोबेशन पीरियड विद इन 20 years आई गोट प्रमोटेड इन IPS। 20 साल की सेवा प्रोबेशन पीरियड सहित पूरी होने के 2 दिन पहले मेरा भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति मेरी हो गई। वो पल परिवार के लिए और आपके लिए कैसे थे सर? किसी ने कल्पना भी नहीं की थी हमारे ऐसे परिवार में। इवन हमारे गांव में एक आपने नाम सुना होगा लक्ष्मण मीणा जी, जो अभी वर्तमान में विधायक भी है हमारे बस्ती क्षेत्र के। वो एकमात्र अधिकारी थे मेरे से पहले जो पुलिस सर्विसेज में इतने उच्च पद पर पहुंचे जी। और उसके बाद शायद आज भी कोई ऐसा
अभी बच्चा या बच्ची नहीं है जो इस सेवा में इस पद तक पहुंचा हो, तो एक सामान्य परिवार में से कोई बालक अगर आरपीएस से भर्ती होकर आईपीएस में पदोन्नति प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से सबके लिए खुशी का कारण होता है, एक गर्व का पल होता है जो सबने महसूस किया। एसपी कहाँ लगाया गया आपको? आईपीएस बनने के बाद करीब 7-8 महीने तो नगर निगम में ही हम रहे, विजिलेंस एडिशनल एसपी की पोस्ट पे काम किया। उसके बाद फिर एसपी डूंगरपुर के बाद फिर मेरा यहाँ जयपुर सीआईडीसीपी पुलिस अधीक्षक क्राइम के रूप में सीआईडीसीपी में, उसके बाद एसपी जैसलमेर के बाद फिर पुनः जयपुर कमांडेंट 5th बटालियन आरएसी जयपुर, फिर उसके बाद एसपी झुंझुनू और उसके बाद एसपी अजमेर। आप अजमेर एसपी रहे तो सबके लिए आपके दरवाजे खुले हुए थे। होता क्या है सर, ग्रामीण परिवेश के जो लोग होते हैं वो एसपी ऑफिस में जाने से डरते हैं, घबराते हैं, कैसे होंगे साहब, कैसे बात करेंगे, बड़े अधिकारी हैं। उन सारे सवालों का आप जवाब थे। आपके ऑफिस में ग्रामीण आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबको आपने संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया। और कई ऐसे लोग हैं जिनसे आपके व्यक्तिगत संबंध भी हुए। कैसा रहा सर आपके नज़रिए से अजमेर, कैसा रहा? देखो, ऐसा है कि आपको जैसा मैंने बताया कि मेरा जीवन एक सामान्य परिवार से शुरू हुआ जी। तो एक सामान्य व्यक्ति की क्या पीड़ा है, या एक सामान्य व्यक्ति कैसे सरकारी महकमों से काम निकालने के लिए किस तरह की दिक्कतें महसूस करता है, झिझक महसूस करता है, डर महसूस करता है, भय महसूस करता है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी जहाँ भी पोस्टिंग रही, चाहे झुंझुनू हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे डूंगरपुर हो, जाते ही मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी होती थी, उसमें मेरा जो मोबाइल नंबर है या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आम पब्लिक के लिए बिल्कुल उसको ओपन करता था और खुले में मैं ये निवेदन करता था, चाहे वो महिला हो, चाहे बच्ची हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, कि अपनी पीड़ा अगर वो थाने में व्यक्त करने में उसको असुविधा महसूस हो रही है, झिझक महसूस हो रही है या डर महसूस हो रहा है, तो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे, मैसेज कर दे, फ़ोन कर दे, ये 24 घंटे उसके लिए खुला रहेगा। उसी का नतीजा था कि मेरे पास रात को 2-2 बजे तक कई बार महिलाओं के फ़ोन आते, व्हाट्सएप मैसेज आते, कई झिझक खत्म हो गई, उनकी झिझक खत्म हो गई। और उसी समय मैं संबंधित एसएचओ को, सीओ को, वो जो भी उनकी पीड़ा थी, परेशानी थी या शिकायत थी, उसको मैं फॉरवर्ड करके उनको फ़ोन करके बताता कि कल या जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करके मुझे अवगत कराओ, और उनको तुरंत रिलीफ मिलती। यही एक कारण रहा कि मैं आम आदमी के नज़दीक रहा और आम आदमी ने भी अपने आप को मतलब मेरे नज़दीक महसूस किया, जैसा मैंने प्रयास किया तो उसके मुझे अच्छे नतीजे प्राप्त हुए। रिजल्ट ये आया सर, संबंधित थानों में ही उनकी जो भी पीड़ाएँ थी वो दुरुस्त होने लग गई थी। वहाँ पे पता है उनको, हम नहीं सुनेंगे तो ये एसपी साहब के पास जाएंगे और वहाँ से अपने पास जवाब देना पड़ेगा उनको, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे हो गई। कुछ सवाल मैं आपसे निजी ये पूछना चाहूँगा, शौक क्या क्या है सर आपके? देखिए, ऐसा है कि शौक से आदमी, जैसे कहते हैं ना हॉबी जी, या किसी कोई विधा में किसी या कोई ऐसा भी शौक आदमी को होता है कि गलत शौक भी पैदा कर लेता है। तो पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खान पान आचरण की दृष्टि से मैंने कोई ऐसा शौक नहीं पलने दिया जी। रही बात अपनी अभिरुचि की वृद्धि के लिए, अपना इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए जो क्रिएटिव काम होने चाहिए, जी जी, उसमें मेरा विशेष रूप से खेलों के प्रति रुझान रहा है, जिसमें बैडमिंटन में अभी भी खेलता हूँ। बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ लेकिन हाँ खेलता हूँ। और गायन और लेखन के प्रति भी मेरी रुचि रही है। विशेष रूप से मैं राजस्थानी जो लोकगीत है, हमारी संस्कृति के राजस्थानी संस्कृति को जो परिपुष्ट करते हैं, ऐसे गीत सुनाने में और सुनने में मुझे आनंद आता है। इसी तरह जो सूफ़ी संत हैं या सूफीज़म के अन्य धर्मों के लोग हैं, जी जी, उनकी विचारधारा, उनके भजन, उनकी बात सुनने में और सुनाने में मुझे अच्छा लगता है। और बाकी बुज़ुर्गों की सेवा करना, बुज़ुर्गों के नज़दीक बैठ के उनसे कुछ सीखना, बच्चों से बात करके उनको मोटिवेट करना जी, ये विशेष रूप से मेरी हॉबी शुरू से रही है और अभी भी बरकरार है। क्या लिखते हैं सर आप? ऐसा है कि लिखना रेगुलर रूप से मेरा जारी नहीं रहा। बचपन में मैंने जब कॉलेज लेवल पर मैं पढ़ता था, मैंने कविताएं भी लिखी है और कहानियाँ भी लिखी है। जी।
कुछ इंग्लिश में भी मैंने लिखी है और उसका कुछ असर मेरे बच्चों पे भी पड़ा। मेरी जो बड़ी बेटी है जो अभी आरएस में सेलेक्ट हुई, वो भी एक अच्छी राइटर है, उसने कविताएं लिखी, एक बुक भी उसकी छपने वाली है जी। लेकिन जो मेरा विशेष जो फोकस रहता था वो इसी बात पे रहता था कि आदमी बड़ा कितना ही बन जाए, पद से बड़ा नहीं होता। जो हमारी संस्कृति है, हमारे एक तरह से संस्कृति के अनुसार हम जो बुज़ुर्गों के प्रति या महिलाओं के प्रति हमारी जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, उनके प्रति जो सम्मान की भावना होनी चाहिए, वो हमें किसी भी सूरत में कम नहीं होने देनी चाहिए। उसी का नतीजा मैं आपको उदाहरण दूँ, शायद आपको ध्यान भी होगा कि पहली बार अजमेर में एक इंसिडेंट हुई थी, आपको ध्यान हो तो, एक बुजुर्ग दंपति का मर्डर हो गया था, डबल मर्डर अजमेर शहर में, क्योंकि वो अकेले रहते थे जी। यद्यपि उनके 3 बेटे थे लेकिन वो दूर रहते थे। तो कुछ लोकल बदमाशों ने उनकी स्टडी करके कि इनके पास कुछ माल है, और एक दिन रात को उनका मर्डर करके उनका सामान समेट ले गए। बहुत सनसनीखेज वारदात थी अजमेर शहर की। मैं भी मौके पे गया। मौका देख करके हमने तुरंत स्पेशल टीमें बना के और जो वहाँ को एविडेंसेज मिले उनके आधार पे तलाश शुरू की, और मेहनत का नतीजा ये रहा कि 6 घंटे में वो वारदात खोल दी। सारे मुलजिम पकड़ लिए, जो सामान उन्होंने लूटा वो सारा हमने बरामद कर लिया। तो उस घटना के बाद एक प्रेरणा मिली कि हमारे समाज में आज जो एक तरह से एक विकृति आ रही है, एक समस्या आ रही है कि बुज़ुर्ग लोग को संभालने के लिए आज की पीढ़ी तैयार नहीं है, उनके हालचाल जानने के लिए तैयार नहीं है, उनका सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है। कईयों के तो औलाद ही नहीं है, या जिनके औलाद है वो सब बाहर रहती है जी, विदेशों में रहती है, तो उनका बुढ़ापा अकेले में कट रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने पर्टिकुलरली अजमेर शहर में एक सर्वे कराया कि देखें, हर थाना वाइज आप ये पता करो कि आपके इलाके में ऐसे कितने बुज़ुर्ग दंपति या बुज़ुर्ग या औरत या आदमी रहते हैं जिनके या तो संतान नहीं है या जिनकी संतान बाहर है और जो अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। तो वो सूचना हमने इकट्ठी करी। पहली बार अजमेर में, मैं समझता हूँ शायद राजस्थान में भी पहली बार, ऐसे करीब 25 लोगों को, बुज़ुर्ग दंपतियों को हमने पुलिस लाइन में बुला करके, कलेक्टर साहब को मैंने साथ लिया, उनसे परिचय प्राप्त किया, उनका सम्मान किया, और जिस क्षेत्र में वो रहते थे उस क्षेत्र के बीट कांस्टेबल को बुला के उनसे परिचय कराया। और हमने कहा कि आपका बेटा चाहे विदेश में रहता है या आपके संतान नहीं है, बेटी नहीं है, बेटा नहीं है, कोई बात नहीं, ये हमारा बीट कांस्टेबल आपका बेटा है। क्या बात, ये इसके नंबर हैं जी, आपके नंबर हम इसको दे रहे हैं, कोई भी बात हो, कोई बात आप फ़ोन करके बताओ। और बीट कांस्टेबल को ये निर्देश थे कि आप हर 3 दिन में, 4 दिन में एक बार आप अपने बीट में जब जाओ तो इनसे जरूर उनके बारे में जरूर मिलो। और न केवल उनके साथ कोई अपराध वाली बात की जानकारी करो, बल्कि उनकी कोई परेशानी, हारी बीमारी, कोई बैंक संबंधी काम है या कोई बीमारी, कोई दवा लानी है, जो भी उनका काम है उसमें जो आप हेल्प कर सकते हो आप हेल्प कीजिए। वो शुरुआती स्टेज में ही था। उसके बाद मैंने इसको प्रोजेक्ट को पूरे ज़िले में लागू करने के लिए शुरू कर दिया था काम। बाकी थानों से भी सूचना लेना शुरू कर दिया था, संयोग से वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन वो बुज़ुर्गों में एक ऐसी आशा का संचार हुआ उस समय कि साहब, हमने पहली बार देखा कि पुलिस हमारी एक तरह से पूछ कर रही है, हमें सम्मान दे रही है, और उनकी आंखों में आंसू आ गए उस समय। बेटी के बारे में आपने बताया भी आरएस में सिलेक्शन हुआ, अभी कहाँ पोस्टेड है सर? देखिए, मेरी बेटी का अभी 2018 वाले आरएस बैच में उसने फाइट किया था, तो उसका अलाइड सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ, आरएस अलाइड में। अभी वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है, अभी जयपुर में पोस्टेड है। अभी मैंने उसकी शादी की है 2022 में, अभी 9 मई को। और जो दामाद हमें मिले हैं वो भी आरएस ऑफिसर हैं, वो सीडीपीओ हैं, वो भी जयपुर में पोस्टेड हैं। और जो छोटी बेटी है वो भी आरएस का, उसने मेंस का दिया था लेकिन अब की बार इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, वो भी अपना प्रयास दोनों बेटियां कर रही है। एक मेरा बड़ा बेटा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी खुद की कंपनी है, स्टार्टअप है, और वो करीब 25 बच्चों को उसने रोज़गार दे रखा है जयपुर में, और अपनी कंपनी चला रहा है। उससे मैं संतुष्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम हर जगह यही बात कहता हूँ, आज भी आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारी युवा पीढ़ी बहुत ऊर्जावान है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में हैं। हमारी संस्कृति के वैल्यूज़, जो सोशल वैल्यूज़ है, उनका हमको पालन करना पड़ेगा।
हमें करियर के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, अच्छे पद पे जाना चाहिए या कोई बिजनेस करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक अच्छा बेटा बनना, एक अच्छा पति बनना, एक अच्छा भाई बनना, उसके लिए जो आदर्श रूप हमारे समाज ने, हमारी संस्कृति ने स्थापित कर रखा है, उस पर चलने का प्रत्येक युवा को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसको प्रयास करना चाहिए। ये मेरा संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।